आज हम लोग ICSE क्लास 10 हिस्ट्री एंड सिविक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, द यूनियन जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो, हम लोग अभी पढ़े लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, है ना, लेजिस्लेचर पढ़े, फिर एग्जीक्यूटिव पढ़े, प्राइम मिनिस्टर पढ़े। अब आते हैं जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब क्या होता है? जुडिशियरी का मतलब होता है कोर्ट्स, लॉ सिस्टम। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमसे और तुमसे जो है कोई बात को लेकर झमेला हो गया। हम बोले ये जमीन मेरा, तुम बोलोगे ये जमीन मेरा, हम लोग दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झमेला हो गया। ये मैटर कौन सॉल्व करेगा? ये जमीन किसका है? कोर्ट, है ना। बट इंडिया में देखो, गवर्नमेंट फेडरल है, दो सेट ऑफ गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है, लेकिन कोर्ट के मामला में, जुडिशियरी के मामला में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सर अब आप बोलेगा सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी तो होता है, इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट, हर अलग अलग स्टेट के लिए हाई कोर्ट। यस बाबू, तुम सही बोल रहे हो, होता है। बट जितना भी हाई कोर्ट्स है वो लोग वही इंटरप्रेट करेगा लॉ को जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है। गवर्नमेंट के केस में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग तरीके से लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग तरीके से लॉ बना सकता है, बट जुडिशरी में ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है 1 + 1 = 3, तो सब स्टेट कोर्ट को भी बोलना पड़ेगा, स्टेट हाई कोर्ट को भी 1 + 1 = 3। समझ में आया? तो हम लोग का सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। क्लियर सबका? तो देखो, जिस तरह से हम लोग का दो सेट ऑफ गवर्नमेंट है, वन फॉर द सेंटर एंड अदर फॉर द स्टेट, बट फॉर द जुडिशियल सिस्टम वी हैव अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी। इसका मतलब ऑल द कोर्ट, जितना भी कोर्ट है इंडिया में, सब उसी तरह लॉ को इंटरप्रेट करेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है। दूसरा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और जितना भी कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स, दे आर ऑल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये दो रीजन की वजह से हम लोग बोलते हैं वी हैव अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब क्यों जरूरी है सुप्रीम कोर्ट का? सर क्यों सुप्रीम कोर्ट फालतू का बना दिए? क्या काम है सुप्रीम कोर्ट का? हाई कोर्ट से काम नहीं हो सकता है क्या? तो कुछ तो रीजन होगा जो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, ऐसे ही तो नहीं बना दिया गया है ना। तो क्या रीजन है सुप्रीम कोर्ट को बनाने का? सबसे पहला रीजन है, इंडिया का फेडरल गवर्नमेंट है। इंडिया में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोला है फेडरल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट। तो जहां पे दो सेट ऑफ गवर्नमेंट रहेगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। ममता बनर्जी वहां से रस्सी टान ली है, मोदी यहां से रस्सी टान रहा है, दोनों में लड़ाई चल रहा है, टग ऑफ वॉर चल रहा है। अब कौन सही कौन गलत कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जब फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सेट ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहां पे हो सकता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का फैसला करने के लिए तो कोई चाहिए ना। इसीलिए हिंदुस्तान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है कि भाई अगर फेडरल सेट ऑफ गवर्नमेंट में, दोनों गवर्नमेंट में आपस में कोई भी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है, पावर को लेके, फंक्शन को लेके, ऑपरेशंस को लेके, तो इसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। पहला समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट का नेसेसिटी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है बहुत सारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एक्सप्रेशन, है ना। ये सब राइट जो हम लोग को दिया गया है, ये राइट का देखभाल कौन करेगा? बहुत सारे टाइम तो गवर्नमेंट ही डिस्क्रिमिनेशन कर देता है, तो गवर्नमेंट थोड़ी ना अपना फंडामेंटल राइट का सेफगार्ड कर सकता है। फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करने का काम भी किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। कल को मान लो दो इंसान है, एक्स और वाई। अब एक्स जो है नीचा जाति का, वाई जो है ऊंचा जाति का है। गवर्नमेंट जो है एक्स को इग्नोर कर दिया कि जाओ तुमको नहीं देंगे जॉब, तुम नीचा जाति को, तो यहाँ पे उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, वो चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है क्योंकि हम नीचा जाति के इसी वजह से हमको जॉब नहीं दी है, फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो प्रोटेक्टर ऑफ दी राइट, फंडामेंटल राइट है।
सुप्रीम कोर्ट गिव्स न्यू मीनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट न्यू सिचुएशन। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा गया था 70 साल पहले बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड अदर्स, बट सिचुएशन तो चेंज हो रहा है ना। जैसे 70 साल पहले, मोड़ दो उसको, जैसे 70 साल पहले कहानी था, अब तो कंट्री का कहानी वो नहीं रहा ना, अब तो कंट्री का कहानी बदल रहा है। तो बदलते वक्त के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी इवॉल्व हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का नया नया मीनिंग आ रहा है। तो ये नया नया मीनिंग कौन इंटरप्रेट करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग बताएगा वो मीनिंग गवर्नमेंट को और सिटीजन्स को मानना पड़ेगा। अगर कोई लाइन लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमको उस लाइन का मतलब कुछ और समझ में आ रहा है, तुमको उस लाइन का कुछ और मीनिंग समझ में आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा इस लाइन का ये मतलब है तो वही होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है फाइनल इंटरप्रेटर और दी गार्जियन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ पॉइंट? ये सब रीजन है क्यों सुप्रीम कोर्ट जरूरी है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट में क्या कितना जज रहता है, देख लेते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट का नंबर ऑफ जजेस था 8, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में एक रहता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट का सब जज का हेड रहता है, और बाकी अदर जो है वो लोग रहेगा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो रहा है पॉइंट? एक रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेड, और बाकी सब नॉर्मल जजेस रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। पार्लियामेंट लॉ के साथ टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट का नंबर ऑफ जजेस को चेंज करते रहता है। 2019 में एक एक्ट पास हुआ, उसके अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा एंड नॉट मोर अदर देन 33 जजेस। तो एक रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस, तो टोटल कितना हो गया? 34। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट कितना स्ट्रेंथ है? 33 + 1। स्टार्टिंग में था 8 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस। अभी इतना है, अभी हाँ प्रेजेंटली है 33 जजेस एंड 1 सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का सीट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट है कहाँ परमानेंटली, कहाँ बैठता है? दिल्ली में। बट चाहे तो कोई अदर जगह, अदर स्टेट में भी बैठ सकता है फॉर द टाइम बीइंग, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ। जैसे कि मान लो अभी मिजोरम में झमेला चल रहा है, अब मिजोरम के पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दिल्ली में जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट मिजोरम में आ सकता है प्रेसिडेंट के परमिशन के साथ कि इस पर्टिकुलर कोर्ट का सुनवाई मिजोरम में ही होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? क्वालिफिकेशन, पहले तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और 2 और मोर सच हाई कोर्ट्स। मिनिमम 5 साल के लिए वो कोई भी हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए, ये 2 या 2 से ज्यादा या 1 हाई कोर्ट का, मतलब कोई भी हाई कोर्ट, मतलब सब मिलाकर भी हाई कोर्ट का मिनिमम वो 5 साल हाई कोर्ट का जज सर्व किया हो। या फिर दूसरा क्राइटेरिया, एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर मोर देन 10 ईयर और एटलीस्ट 10 ईयर। या तो 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट का जज रहे, या तो 10 साल के लिए वो कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट रहे, या फिर अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि ये एक्सीलेंट लॉ का नॉलेज रखता हो, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, तुम जज नहीं हो, तुम लॉयर भी नहीं, लेकिन तुमको बहुत हाई नॉलेज है लॉ का, तो अगर प्रेसिडेंट को लगे कि ये तुम डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, लॉ का तुमको बहुत भयानक नॉलेज है, तो भी तुमको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो 3 क्राइटेरिया क्या है? मस्ट हैव बीन द, वो तो है ही, जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, और मस्ट हैव बीन अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये नहीं कि हम तो मानते हैं कि हम बहुत, हमको लॉ का नॉलेज, तुमको मानने से नहीं होगा ना, प्रेसिडेंट को मानना आना चाहिए। ठीक है। अब अपॉइंटमेंट, अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जज है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं कर सकता है,
प्रेसिडेंट बोलेगा राइन को चीफ जस्टिस बना दो, बना देगा नहीं, या जज बना दो, बना देगा नहीं। प्रेसिडेंट को सिर्फ अपॉइंट करता है, अपने मर्जी से अपॉइंट नहीं करता। तो कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट का जजेस को कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम क्या है सर, देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, ये लोग पांचों मिलकर डिसाइड करना है कि एक इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है या नहीं बनाना है। 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग पांचों मिलकर डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है या नहीं बनाना है। The Chief Justice is required to consult the 4 senior most judges of the Supreme Court before making any recommendation to the President of India. This came to be known as the collegium system. Clear हुआ point? तो कैसे अपॉइंट होगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, उसको भी 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का पूछना पड़ेगा कि भाई इसको अपॉइंट कर दे। बोलेगा हाँ कर दो, तो वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज। चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होगा? देखो, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज में से जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जज है, वही बनता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। जैसे कि मान लो अभी एक है, इसके रिटायर होने के बाद इसके बाद जो सबसे सुपीरियर था, सीनियर था, वो बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। उसके बाद जो दूसरा है वो बनेगा, उसके बाद फिर वो बनेगा, ऐसे चलते रहेगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली सिस्टम किया गया। ऐसे इसलिए किया गया है ना, अगर गवर्नमेंट को बोलते बाबू तुम अपॉइंट करो, मोदी जी आप अपॉइंट करिए, तो मोदी तो उसी को अपॉइंट करेगा ना जो मोदी को फेवर करे। इसीलिए गवर्नमेंट के कंट्रोल से एकदम अलग रखने के लिए ये सिस्टम लाया गया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी एकदम इंडिपेंडेंट रहे। समझ में आया? ओथ ऑफ ऑफिस, कसम कौन देता है सुप्रीम कोर्ट का जजेस को? ओथ वही प्रेसिडेंट दिलाता है। ओथ में वो लोग क्या बोलता है, वही कसम लेता है। ठीक है, कौन ओथ दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहता है? सुप्रीम कोर्ट का एक बार अपॉइंट हो गया तो वो तब तक रहेगा जब तक वो 65 ईयर्स ऑफ एज नहीं हो जाए। अगर मान लो कोई 40 साल में अपॉइंट होता है तो वो 25 साल तक सर्विस देगा वहाँ। कोई अगर 64 ईयर्स में होता तो 1 साल बाद रिटायर। क्लियर? तो द जज विल बी द, वो जज एक बार अपॉइंट हो गया तो उसको मिनिमम 65 ईयर्स ऑफ एज तक वो सर्व करेगा। उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। हाँ, रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड बिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी जज को रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड बिहेवियर, प्रूव हुआ हो कि ये इनकेपेबल है, करप्शन में पकड़ाया हो, कोई उल्टा सीधा काम करते हुए पकड़ाया हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं कल को प्रेसिडेंट उठा है चलो हटो तुम नहीं रहोगे, तुम केपेबल नहीं हो, ऐसे बोलने से नहीं होगा। ये बात पार्लियामेंट तक जाता है और पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी वोट करता है। अगर 2/3 मेजोरिटी वोट कर देता है कि हाँ इस जज को रिमूव कर दो तो वो रिमूव हो जाएगा। 2/3 मेजोरिटी बहुत मायने रखते हैं। जनरली हर गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजोरिटी रहता नहीं है, और रहता भी हो तो तुम उसको हटाओगे, तुमको रीजन देना होगा ना क्यों हटा रहे हो, क्या किया वो बेचारा। तो इसीलिए आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो इम्पीच नहीं हुआ है। मतलब बहुत रेयर चांस रहता है इम्पीचमेंट का। सैलरीज कितना मिलता है? चीफ जस्टिस और अदर जजेस को सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम मिलता है एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। अभी आई थिंक 2.5 लाख या 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपये आई थिंक है सैलरी। हाँ, जितना भी जजेस है, प्लस उन लोग को अलाउंसेस भी मिलेगा, गाड़ी घोड़ा, रहने का घर, नौकर चाकर, सब कुछ। समझ में आया? और ये लोग को सैलरी मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। किससे मिलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड है जहां से इंपॉर्टेंट पोजीशन जो गवर्नमेंट में होल्ड करता है उन लोगों को सैलरी मिलता है, जैसे स्पीकर को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट का जजेस को। क्योंकि अगर ये लोग का सैलरी गवर्नमेंट देगा तो गवर्नमेंट जो तुमको सैलरी देगा तुमको तो उसके तरफ लॉयल रहना पड़ेगा ना, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी नहीं आता, ये लोग देता है सैलरी। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो सर, क्यों ऐसा, क्यों इंडिपेंडेंस रखा गया सुप्रीम कोर्ट को? हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है
यस, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। पहला, क्या रीजन है सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस देने का? वाई इज सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव? गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर से क्यों है ये? पहला है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दो लोगों के बीच में झमेला को सॉल्व नहीं करता है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। जैसे कि मान लो मेरे साथ कोई गवर्नमेंट गलत किया तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में। अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंट्रोल रखेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दे पाएगा? नहीं। तो इंसान को तो सिटीजन को कभी भी इंसाफ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अलग रखा गया है गवर्नमेंट के कंट्रोल से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सिटीजन्स के आपस में जस्टिस नहीं देता है, बल्कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जस्टिस देता है। क्लियर पॉइंट? दूसरा, अगर जजेस को इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया तो वो लोग तो दबाव में आ जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर। जैसे पुलिस को देखो, पुलिस लोग, हर पुलिस वाले लोग बदमाश नहीं रहते, वो लोग भी बेचारा अच्छा रहता है, वो लोग चाहता है काम करे, लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में डायरेक्ट है, कुछ भी करेगा, ट्रांसफर कर देगा, सस्पेंड कर देगा, क्या कर सकते हैं? अगर यही हाल जजेस लोग के साथ रहता है तब तो जस्टिस डिलीवरी नहीं हो पाता है। इसी वजह से जजेस को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रखा गया ताकि दबाव उन लोग के ऊपर ना पड़े। क्लियर हुआ है पॉइंट? अब कैसे हम लोग बोल सकते हैं सर ये सब रीजन की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से जुडिशरी को बाहर रखा गया? पहला तो अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजेस लोग खुद डिटरमाइन करता है कि जजेस कौन बनने वाला है। तो अदरवाइज देखो, जैसे कि पुलिस ऑफिसर में कौन कमिश्नर बनेगा, कौन डीएम बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, ये सब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। तो वो लोग अपने ही लॉयल लोग को लेगा, बट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकता है कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, हाई कोर्ट का जज बनेगा। तो पहला जो है इंडिपेंडेंस इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, एक बार जजेस अपॉइंट हो गया तो जजेस को कोई रिमूव नहीं कर सकता है। कमिश्नर में क्या होता है, अभी मान लो एक कमिश्नर है, सरकार चेंज हुआ, ये कमिश्नर को हटा के दूसरा कमिश्नर को लेके आ गया, क्यों? क्योंकि ये कमिश्नर से मेरा बनता नहीं है, उससे मेरा बनता है। जज में ऐसा नहीं, एक बार अपॉइंट हो गया तो 65 साल, जब तक 65 साल नहीं हो जाएगा तब तक वो सर्व करेगा। अगर रिमूव करना है तो प्रूव करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से मोशन पास करना पड़ेगा, तब जाके वो रिमूव होगा। इतना ईजी नहीं है। तो देखो वो लोग का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, पुलिस वाले लोग डर से भी कुछ करता नहीं है, करेंगे बाबा सुंदरबन में भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा। डीएम भी डर से कुछ करता नहीं है, सीएम ट्रांसफर कर देगी। क्लियर हुआ पॉइंट? बट जजेस को ऐसा कोई टेंशन नहीं है। सैलरीज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सैलरी उन लोगों को गवर्नमेंट नहीं देता है, गवर्नमेंट थोड़ी सैलरी देता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी आता है। और वो लोग का सैलरी विदाउट एनी रीजन रिड्यूस भी नहीं किया जा सकता है, सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के वक्त ही रिड्यूस किया जा सकता है। नो डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज, कोई भी जज कोई भी फैसला देता है उस फैसला के अगेंस्ट पार्लियामेंट या कहीं पे भी तुम डिस्कशन नहीं कर सकते हो गलत तरीका से। हाँ, ऐसे डिस्कस कर सकते हो कि भाई ये डिसीजन हमको मतलब हमको सही नहीं लगा, ये होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, बट तुम बेइज्जती नहीं कर सकते हो कि क्या उसका कैसे, वो तो अनपढ़ है, वो तो जाहिल है, उसको कुछ पता नहीं, कैसे वो दे दिया, नहीं हम लोग तो नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, अगर तुम कोर्ट का बेइज्जती करते हो, बदनामी करते हो, तुमको पनिशमेंट दे देगा, जेल हो सकता है तुमको। ठीक है। और प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज एक बार रिटायर हो गया और कोई भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्यों? ताकि गवर्नमेंट लालच ना दे पाए। अगर गवर्नमेंट बोलेगा मेरा फेवर में दे दीजिए ना, हम आपको वो वाला कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देंगे, नहीं बाबू, एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हुआ वो इंडिया में और कोई भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। हाँ, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगा, पेंशन देगा, एवरीथिंग, सब कुछ उसको मिलेगा। क्लियर हो गया पॉइंट यहां तक? कोई डाउट? चलो अब आते हैं जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शन वर्ड का मतलब क्या है? जुरिस्डिक्शन इज द पावर दैट द कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइजेस टू कैरी आउट जजमेंट, टू इंटरप्रेट लॉज एंड टू सेटल डिस्प्यूट्स। अब जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है पावर, वो पावर जिसको यूज करके सुप्रीम कोर्ट
फैसला सुनाता है, उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। अब दो तरह का जुरिस्डिक्शन रहता है सुप्रीम कोर्ट के पास, एक है ओरिजिनल और अपीलिएट, एक और रहता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है वो केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास ही आएगा और कोई कोर्ट उसको सुन नहीं सकता। डायरेक्टली तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ये ऐसा केस है, ऐसा मैटर है जिसको लेकर डायरेक्ट तुम सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। Original jurisdiction extends to those cases which the Supreme Court has the authority to hear and decide in the first instant। सर कुछ केस का एग्जाम्पल बोलिए ना जिसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। पहला है डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झमेला हो जाए तो इसका फैसला डायरेक्टली कौन सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट नहीं सुना सकता है। दूसरा, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट। अगर दो स्टेट के बीच में झमेला हो जाए, मान लो बिहार और झारखंड में झमेला हो जाता है, बिहार का गवर्नमेंट और झारखंड का गवर्नमेंट में, तो फैसला कौन सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट। बिहार का हाई कोर्ट या झारखंड का हाई कोर्ट नहीं सुनाएगा। तीसरा, अगर यूनियन गवर्नमेंट एक तरफ और एक स्टेट गवर्नमेंट, मान लो यूपी गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एक तरफ है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक तरफ है, तो एक स्टेट और यूनियन एक जगह हो गया और दो स्टेट या एक स्टेट अलग हो गया। अब ये लोग के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फैसला कौन सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सब जो है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा और कोई कोर्ट नहीं सुन सकता है, फैसला नहीं सुना सकता है। एक और है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, मतलब डायरेक्टली तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो बट हाई कोर्ट में भी तुम जा सकते हो। फंडामेंटल राइट, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो भी डायरेक्टली तुम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। फिर आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। हर वो केसेस जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझाया जाएगा, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। ठीक है ना, इस जुरिस्डिक्शन को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब आते हैं अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है वो केस जो कि पहले जो है लोअर कोर्ट के पास गया है बट लोअर कोर्ट का फैसला तुमको मंजूर नहीं है तो तुम अपील करते हो सुप्रीम कोर्ट में, उसको बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपील किया हुआ जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो तुमको मानना पड़ेगा। अगर मान लो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहां कुछ फैसला आया, तुम बोले नहीं हमको ये फैसला पसंद नहीं है, ठीक है भाई पसंद नहीं है तो जाओ हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट फैसला दिया, तुम बोले भाई हमको ये फैसला पसंद नहीं है, ठीक है भाई जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो तुमको मानना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, उससे ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है इंडिया में। क्लियर? तो क्या क्या केसेस है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन का? एक है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जहां पे तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो, तुम हाई कोर्ट के पास गए हो, हाई कोर्ट का फैसला तुमको मंजूर नहीं हुआ हो, तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। दूसरा आता है सिविल केसेस। सिविल केसेस मतलब जहां पे जमीन जायदाद, डिवोर्स का केस है, जैसे कि शावानो केस, ट्रिपल तलाक वाला जो केस था, इसमें क्या था, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सिविल केस है, डिवोर्स का हो गया, जमीन जायदाद का हो गया, मान लो दो भाई में झमेला चल रहा है कोई प्रॉपर्टी को लेके, हाई कोर्ट जजमेंट दिया, तुम लोग को हाई कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, कोई सब्सटैंशियल ऐसा रहना चाहिए कि ये केस में ऐसा कुछ है जिससे कुछ नया उभर के आएगा तब। फिर है क्रिमिनल मैटर, तो क्रिमिनल मैटर भी हो गया, मर्डर का, किडनैपिंग का, ये सब का केस हो गया। अब इसमें दो तरह होता है, एक है विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, एक है विद अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट का मतलब होता है जब तुम सर्टिफिकेट लेके विदाउट दी हाई कोर्ट की सर्टिफिकेट, मतलब अगर मान लो जितना भी डेथ सेंटेंस है तो डेथ सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, विदाउट दी हाई कोर्ट सर्टिफिकेट। और एक है हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ, मतलब हाई कोर्ट खुद सर्टिफाई कर रहा है कि भाई इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट दोबारा दो, ठीक है, तो ये हो गया अपीलिएट जुरिस्डिक्शन।
क्लियर। अब आते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। कभी कभार गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए कि यार ये फैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है। इस जुरिस्डिक्शन को क्या बोलते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जैसे कि पावर फैसला सुनाने का, ठीक है। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो केस हुआ था, तो गवर्नमेंट पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या लगता है पहले यहाँ पे मंदिर था, एडवाइस मांगा, आपका क्या एडवाइस है। सुप्रीम कोर्ट देखा मैटर तो कॉन्ट्रोवर्शियल है, बोलेंगे तो कुछ हो सकता है गड़बड़, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये मेरा एडवाइजरी जुडिक्शन है ना, आप एडवाइस मांग रहे हैं ना, एडवाइजरी जुडिक्शन है, तो तुम हमसे कुछ एडवाइस मांगोगे तो क्या ये मेरे ऊपर बाइंडिंग है कि हम तुमको एडवाइस दे, जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो एडवाइस दे, कुछ बोले। उसी तरह अगर एडवाइस देता भी है तो क्या तुम्हारे ऊपर बाइंडिंग है तुम मेरा एडवाइस मानो, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है कि वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो दे रहा है सुप्रीम कोर्ट उसको माने, ठीक है। एडवाइस है, देने वाला भी मना कर सकता है, लेने वाला नहीं भी मान सकता है। वही हुआ था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाला केस में, जब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को देने गया। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ये प्रोटेक्टर है। अच्छा एक और हम लोग आते हैं, हाँ, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्यों, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, ही इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे करके प्रोटेक्ट करेगा, बहुत सारा रिट्स इशू करता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। रिट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, रिट्स होता क्या है, क्या रिट्स इशू करता है। चलो अब आते हैं रिवाइजरी फंक्शन। रिवाइजरी फंक्शन मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि भाई मिस्टेक हो सकता है, अब मेरे ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला सुनाया, बाद में पता चला यार ये फैसला तो गलत है, अब इसके अगेंस्ट तो कोई ऊपर वाला कोर्ट जा भी नहीं सकती हो तुम, तो सुप्रीम कोर्ट क्या वो फैसला को, गलत फैसला को चलने देगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये फैसला को वापस से हम रिवाइज करते हैं, चेंज करेंगे, इसी को बोला जाता है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे उसका कोई फैसला गलत हो गया है या मिस जज कर लिया गया है तो वो चाहे तो अपना फैसला को आगे चलकर बदल सकता है, इसी को बोला जाता है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्लियर हुआ पॉइंट। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्यों भाई सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों बोला जाता है, दो रीजन की वजह से बोला जाता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में सिमिलर केस आएगा तो यहां का लॉयर लोग या जजेस लोग जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दिया था ना वैसे ही फैसला देगा, इसीलिए इसका सब फैसला को, सब डिसीजंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। क्लियर। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू पनिश द कंटेम्प्ट फॉर इटसेल्फ। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया करे तो उसके पास पावर है कि उसको पनिश कर सके, इसीलिए उसको बोला जाता है अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कंटेम्प्ट मतलब बेइज्जती करना, इल्जाम लगाना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर क्या मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, देखो ध्यान से समझो। हम देख रहे हैं एक NGO है, वो NGO में बच्चा लोग के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बच्चा लोग को मारा धारा जा रहा है, चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है, और हमको ये बात पता चला तो हम अगर कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके बोले कि ये NGO के अगेंस्ट हमको केस करना है, तो NGO तो बोल सकते हैं हम तुमको क्या किए जो तुम केस करोगे, हम वो बच्चा लोग को मारे ना, वो बच्चा लोग को समझा दिया बाबू तुम लोग केस करना चाहते हो, बच्चा लोग बोलेगा नहीं हम लोग को केस नहीं करना है, छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जिससे सोसाइटी को हार्म पहुंच रहा है, भले हमको हार्म नहीं पहुंचता हो, हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में, इसको बोलते हैं PIL,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जॉली LLB 2 देखे हो ना, जॉली LLB मूवी देखे हो ना, अक्षय कुमार का और अरशद वारसी का, वो PIL फाइल करते हैं ना, वो बोल सकते हैं भाई मरा कोई और, एक्सीडेंट किया कोई और, तुमको क्या लेना देना है, तो वो फाइल कर दिया PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि हम सोसाइटी के बिहाफ में, पब्लिक के बिहाफ में कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ फैसला गलत हुआ है, हम इस केस को लेके आगे बढ़ेंगे। समझ में आया बात? क्लियर हुआ पॉइंट? तो इसी को बोलते हैं हम लोग PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अब देखो, अब आते हैं हम लोग नीड फॉर रिट। तो रिट्स होता क्या है? रिट एक लीगल इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि कोर्ट इशू करता है कि आपको ये ऑर्डर मानना पड़ेगा। रिट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट टू इन्फोर्स द ओबीडियंस और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट अपना बात मनवाने के लिए एक लीगल इंस्ट्रूमेंट या नोटिस इशू करता है, इसी को बोला जाता है रिट। रिट कौन इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट रिट को इशू नहीं कर सकता, अपना बात मनवाने के लिए रिट को इशू नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कौन कौन सा रिट इशू होता है? पहला है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ये रिट का क्या मतलब है? देखो, जब हेबियस कॉर्पस का मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी, it provides remedy for a person who has been unlawfully held in prison or in police custody. The writ can be issued where a person has been detained by a private individual. The Supreme Court and the High Court command the detaining officer to bring the prisoner into the court and explain why he is being held. If the cause is insufficient, the prisoner is at once unconditionally released. अब देखो, मान लो हमको कोई पकड़ लेता है, पुलिस हो गया या कोई आदमी भी पकड़ लेता है, पकड़ के बंद कर दिया, तो हम चले गए कोर्ट, मेरा घर वाला लोग चले गया कोर्ट कि भाई मेरा बच्चा को, मेरा बेटा को, मेरा हस्बैंड को, मेरा भाई को जो है पकड़ के रख लिए विदाउट एनी चार्जेस का। कोर्ट रिट इशू करेगा, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, और वो पुलिस वालों को या वो पर्सन को बोलेगा इस आदमी को लेके कोर्ट आओ और बताओ तुम क्यों पकड़े हो, तो वो बताएगा। अगर चार्जेस निकला ठीक, नहीं सही है, उसको पकड़ लेना चाहिए था, तब वो पकड़ा जाएगा। और अगर नहीं, ये चार्जेस तो सही नहीं है, तुम इसको क्यों पकड़े, चलो छोड़ो, संगे संग उसको रिलीज कर दिया जाएगा। समझ में आया बात? क्लियर हुआ पॉइंट? इसीलिए देखो, पुलिस वाले लोग पकड़ने का नेक्स्ट डे तुमको कोर्ट लेके चला जाता है, क्योंकि अगर कोर्ट लेके नहीं गया ना तो पुलिस ऑफिसर कहेंगे रिट इशू हो जाएगा कि उसको लाओ, क्यों नहीं ला रहे हो। क्लियर हुआ पॉइंट? दूसरा है मैंडमस। मैंडमस मतलब वी कमांड। यहां पे द पर्पस ऑफ रिट इज टू कंपेल एन इंफीरियर कोर्ट और इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। अब देखो, तुम गए एक पुलिस ऑफिसर के पास, बोले भाई मेरा जो है बाइक चोरी हो गया, मेरा कंप्लेन लिख दीजिए। वो बोला जाओ नहीं लिखेंगे, जो करना है कर दो। तुम कोर्ट चले गए, कोर्ट में जज को बोले, जज रिट इशू किया, रिट ऑफ मैंडमस मतलब वी कमांड, हम ऑर्डर दे रहे इसका कंप्लेन फाइल करो। क्यों नहीं करोगे तुम कंप्लेन फाइल? जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर अपना ड्यूटी को परफॉर्म करने से मना कर देता है तो कोर्ट उसके लिए एक रिट इशू करता है जिसको बोलते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। मतलब हम लोग कमांड दे रहे, काम करो, करना होगा, अदरवाइज तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करता है एक इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट, जब वो कोर्ट ऐसा फैसला सुनाने लगता है जो उसके पावर में नहीं है। जैसे कि ये फैसला ये उसके दायरे में नहीं है, तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है कि तुम वो फैसला सुनाओ, और वो कोर्ट अगर वो केस को ले रहा है या फैसला सुना रहा है तो एक रिट इशू होता है जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। मतलब हम लोग प्रोहिबिट कर रहे, तुम फैसला नहीं सुना सकते हो, तुम ये केस नहीं ले सकते हो। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का रिट इशू करता है लोअर कोर्ट को जब सुप्रीम कोर्ट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सर्टियोरेरी मतलब रिट ऑफ सर्टियोरेरी मतलब ये कोर्ट का जितना भी हिसाब किताब है सब मेरे पास भेजो, हमको जानना है क्या हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? रिट ऑफ सर्टियोरेरी। तो देखो, रिट ऑफ सर्टियोरेरी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन ये दोनों इशू होते हैं इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट, ताकि वो लोग अपने पावर से ज्यादा फैसला ना सुना दे। समझ में आया बात? अब है रिट ऑफ कोवेरेंटो। रिट ऑफ कोवेरेंटो तब इशू होता है जब कोई आदमी कोई पब्लिक ऑफिस को हड़प के बैठे हुआ रहता है। जैसे कि मान लो एक पुलिस ऑफिसर है, अपने आप को वो पुलिस ऑफिसर डिक्लेयर करके थाना जा रहा है, बाद में कोर्ट को पता चला या तो ये तो पुलिस ऑफिसर, इसको कौन अपॉइंट किया, तो उसको उसके अगेंस्ट रिट इशू होगा, रिट ऑफ कोवेरेंटो।
मतलब क्यो वेरेंटो का मतलब कौन तुमको वो ऑफिस होल्ड करने बोला है, प्रूफ दो। अगर वो प्रूफ दे दिया कि हाँ भाई हम एग्जाम पास करके ये ऑफिस को होल्ड कर रहे तो ठीक, अगर नहीं प्रूफ दिया गया तो उससे उसको उस ऑफिस से हटा दिया गया, उसको उस पोजीशन से हटा दिया गया। तो अगर तुम कोई पब्लिक ऑफिस को या पब्लिक पोजीशन को होल्ड कर रहे हो तो क्या अथॉरिटी से होल्ड कर रहे हो, ये पूछने के लिए क्वो वेरेंटो का रिट इशू होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? रिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या, देखो जितना भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पास करता है ना, सुप्रीम कोर्ट उसको एनालाइज करता है, उसको चेक करता है। कोई भी ऐसा लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसी पावर को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। समझ में आया बात? कल को गवर्नमेंट लॉ बना दिया है कि जितना भी मुसलमान है सबको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो हम लोग चले जाएंगे सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री जहां पे सब कोई रहेगा, आप कैसे हम लोग को यहां से निकाल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा बात तो सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ तो लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ये लॉ जो गवर्नमेंट पास किया है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा कि ये लॉ कैंसिल्ड, क्योंकि ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। इसी डर से बहुत सारा लॉ गवर्नमेंट पास नहीं करता है। अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं रहता ना तो जिसके पास जो पावर आएगा वो जो भी लॉ बनाने में क्या है, नेता लोग तो सब है ही लड़ाई करवाने वाला, वो लोग कोई भी लॉ पास करवा देगा और सबको भिजवा देगा, हटा देगा, मरवा देगा, क्योंकि कोर्ट है जिस वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाता है, कंट्रोल्ड में है। तो जुडिशियल रिव्यू में बी डिफाइंड एज अ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड द ऑर्डर्स इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव टू फाइंड वेदर दे आर परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बोला गया गार्जियन एंड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ पॉइंट? अब जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है, लिमिटेशंस है, ये सब तुम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर पॉइंट? तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोगों का हो गया है कंप्लीट। तुम लोग को अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो हमसे पूछ सकते हो। कुछ डाउट? चलो ये चैप्टर होता है यहीं पे हम लोग का कंप्लीट।